थोड़ी थोड़ी एक दो चीजें पहले रिवाइज कर ले 2 मिनट के अंदर। कल क्या पढ़ाया था मैंने? कौन बताएगा मुझे? कल के पढ़ाए में से इक्वल वेक्टर है, याद है क्या? जिस ऐसे दो वेक्टर जिसकी क्या क्या सेम है, बेटा बोलो, जिसकी क्या क्या सेम है? जिसकी क्या क्या सेम है? मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन, और वो दोनों वेक्टर ने सेम क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए। यानी दोनों ने फोर्स को डिस्क्राइब किया तो दोनों ने फोर्स को ही डिस्क्राइब करना चाहिए। एक ने फोर्स को किया तो दूसरे ने फोर्स को, या दोनों वेक्टर अगर मतलब वेलोसिटी को ही डिस्क्राइब करा, ऐसा नहीं चलेगा कि एक वेक्टर फोर्स डिस्क्राइब करने के लिए जोरा और दूसरा वेक्टर वेलोसिटी डिस्क्राइब करने के लिए जोरा, नहीं चलेगा। ओके, मतलब दे शुड हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड दे शुड रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। ओके, यस। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा? पैरेलल और एंटी पैरेलल, याद है? पैरेलल और एंटी पैरेलल, अनुश्री पैरेलल और एंटी पैरेलल में, पैरेलल वेक्टर में याद है आपको? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, याद? देखो मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो बहुत सारी पांचट चीजें जो चिल्लर चीजें उसको आराम से तो नहीं लेते बैठेंगे नहीं यार, नहीं तो फिर तो सिलेबस से 4 साल लग जाएंगे। बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है वो 12वीं हो जाएंगे, जेई क्लियर कर लेंगे, नीट क्लियर कर लेंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, और अपन साल के इधर फिजिक्स ही पढ़ते रहेंगे। तो कुछ चीजें फास्ट लेना पड़ेगा बेटा, जो आसान वाली है। सो और यू शुड बी फोकस्ड। ओके, और देखो बहुत स्लो पढ़ाया ना तो दिमाग को ना टाइम मिलता है एम्प्टी रहने को, और एम्प्टी रहने को टाइम मिला तो फिर मालूम है क्या होता है? बहुत आराम से पढ़ाया ना तो ध्यान भटकता है, ध्यान में रखना। इसलिए टीचिंग कभी भी कैसा चाहिए? फास्ट चाहिए। टीचिंग कैसा चाहिए? फास्ट चाहिए। लगे तो क्या करना? फास्ट पढ़ाते समय क्या करना? बच्चों को गेन करने के लिए टाइम कम मिलता है। अगर टीचर फास्ट बोलता है तो बच्चों को गेन करने के लिए टाइम कम मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर कुछ बोल रहा है तो बच्चों को थोड़ा उसे समझने के लिए बीच में स्पेस भी चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन फिर उसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूँ? बार बार रिपीट करता हूँ चीजों को। मैं भले ही फास्ट पढ़ाऊंगा, टेम्पो बना के रखूंगा, इंटरेस्ट बना के रखूंगा, यानी आपके माइंड को बिजी रखूंगा, और साथ में मैं क्या करूंगा? आपको गेन होना चाहिए करके चीजों को, एक चीज को 2-3 बार रिपीट करके पढ़ाऊंगा। यानी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि आपको समझेगा नहीं, यानी पहले इसमें नहीं समझा, दूसरे इसमें समझेगा नहीं तो तीसरे इसमें समझेगा। ओके, दैट शुड बी द वे ऑफ टीचिंग। सो ओके, सो अभी थोड़े एडवर्टाइजमेंट ब्रेक रहते यार, मार्केटिंग ब्रेक रहते, समझने की कोशिश करो यार। सुनो इधर। तो अभी भैया मैं क्या बोल रहा था कि दूसरा बोल रहा था पैरेलल एंटी पैरेलल। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ one of them is non-zero positive multiple of other, non-zero positive multiple of other। मतलब ये पैरेलल की डेफिनेशन की, एंटी पैरेलल की बोल जल्दी। पैरेलल की कि एंटी पैरेलल की? पैरेलल होगा तो पी टाइप कर, एंटी पैरेलल होगा तो ए टाइप कर। पैरेलल होगा तो पी टाइप कर, एंटी पैरेलल होगा तो ए टाइप कर। यस, नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल, पी या ए? क्या बोलो? पैरेलल है एंटी पैरेलल? पी, वेरी गुड चेतन, वेरी गुड। अब सुनो दूसरे वाला, when the two vectors are said to be anti-parallel, the two vectors are said to be anti-parallel if one of them is non-zero negative multiple of other, non-zero negative multiple of other। मतलब अगर ये मान लो 10 न्यूटन है तो ये दूसरा वाला जो है -2 × 10 रहना चाहिए। मतलब नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ 10, नॉन जीरो निगेटिव मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ये -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये ऐसा -20 हो जाएगा। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। और पैरेलल चाहिए तो ये दूसरा वाला ऐसा चाहिए 20, मतलब ये 20 कैसा चाहिए? तो 2 × 10 चाहिए, 2 × 10 पॉजिटिव, नॉन जीरो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ दिस। ओके, बहुत सिंपल है यार, क्या 5 चीजों को पढ़ाने को लगाते हो? ठीक है, बस मालूम रहना चाहिए। कभी कभी ना नीट वालों को ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, एकदम कोर क्वेश्चन आ जाता, और ये ऐसे वाले वर्ड्स लैंग्वेजेस की आदत अगर नहीं रही तो अननेसेसरी इतना इजी क्वेश्चन भी बच्चों को फिर नहीं आता बेटा। इसलिए फॉर्मेलिटी पढ़ाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें। ओके, देन जीरो वेक्टर याद है आपको? जीरो वेक्टर ने ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड ही नहीं है, और उसकी डायरेक्शन को आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोला था। क्यों? क्योंकि वो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर। अबे जीरो और वेक्टर क्या है? जीरो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन उसको हम वेक्टर बोल रहे हैं ना, जीरो वेक्टर बोल रहे हैं ना, मतलब वो वेक्टर को डायरेक्शन रह सकती है, आज नहीं रहेंगी लेकिन कल कभी ना कभी रह सकती है, उसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी रहती है। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल लेके खड़ा हूं, मतलब मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो ये जीरो जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगी, और उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ रहेंगी, यानी उसकी डायरेक्शन कुछ भी रह सकती है। नो मैग्नीट्यूड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। वेरी गुड अनुश्री। तो इस तरीके से यहां तक की बातें हमने पढ़ी थी। उसके पहले फोर्स पढ़ा था, याद होगा आपको? फोर्स पढ़ा था। फोर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। रुकी हुई बॉडी को मूव करना, मूविंग बॉडी को रोकना, ये किसका काम था? फोर्स का काम था। और इसलिए फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक याद है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन,
सेंस ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, याद है क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। सेंस ऑफ फोर्स में कौन से दो फोर्सेस के सेंस आते हैं? पुश एंड पुल, याद है? पुश एंड पुल। देखो भैया, पुश एंड पुल, फोर्स फोर्स दो प्रकार से लगाया जाता है। जैसे कि आपको घर के बाहर जाना है, मतलब आप दरवाजा खोलोगे यानी पुल करोगे, ओके, और अगर आपको दरवाजा लगाना है तो पुश करके लगाओगे, मतलब दो प्रकार से। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी बेटा फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में सेंस के अलावा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अलमारी वाला, अलमारी के बॉटम में धक्का दिया तो स्लाइडिंग मोशन होगा, अलमारी के टॉप पे धक्का दिया तो अलमारी टॉपल्ड हो जाएगी, ओवरटर्न हो जाएगी, बराबर है ना बात? तो ये सारे इफेक्ट फोर्स के बारे में हमने पढ़े थे। ओके, चलो अभी आगे हम बहुत बहुत छोटी छोटी ऐसी, यार ये वाले चैप्टर में ना ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको क्या बताऊं, वो कवर करने के बाद ही पूरा वेक्टर चैप्टर का पूरा आइडिया आता है, पूरा ज्ञान अपने को आएगा, पूरी तरीके से अच्छे तरह समझेगा। अब सुनो, मैंने बताया था खून भरी मांग नहीं, अगर मुझे बताओ, अगर मैं किसी वेक्टर को अगर ऐसा लिखता हूं, ऐसा ए, किसी चीज को मैं अगर ए लिखता हूं, ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैं किसी वेक्टर को वेक्टर ए लिखता हूं, वो सिंदूर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने ली थी, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 है और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 है न्यूटन में, तो ये दोनों का ए प्लस बी का आंसर बताओ क्या रह सकता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर क्या रह सकता है? बताओ, याद है क्या? यस भैया, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 रहेगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ भी रह सकता है। याद है ना क्या था वो, क्या गड़बड़ थी कल? देखो, वेक्टर 3 और वेक्टर 4 न्यूटन अगर दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे, किसी बॉडी पे अगर दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे, तो दोनों का पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कितना आंसर आएगा? 7 आंसर आ सकता है, 7। बट ये दोनों फोर्सेस अगर मान लो 4 इधर है और 3 इधर है, 4 इधर है और 3 इधर है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मतलब उनको डायरेक्शन रहने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उनको डायरेक्शन रहने वाली है, और वो डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं यार अपने को, डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं किधर है क्या है। तो मतलब मान लो एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो ये 4 इधर है और 3 इधर है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 भी रह सकता है। मतलब देखो यार, दोनों की डायरेक्शन सेम रही तो 4 प्लस 3 7 रहेगा। दोनों की डायरेक्शन अगर 4 और 3 की उल्टी रही एक दूसरे के, तो इनका आंसर 1 रहेगा। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? कितना डिग्री बोलो, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। 0 डिग्री 180 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री रहता है तो आंसर सबसे बड़ा वाला रहता है, सबसे बड़ा आंसर है मैक्सिमम यानी 7। और दोनों के बीच में जब एंगल 180 डिग्री रहता है तो 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, आंसर सबसे छोटा आंसर। लेकिन यार दो फोर्सेस के बीच में का सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसा ही रहेगा क्या हमेशा? 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसा ही रहेगा क्या हमेशा? नहीं बेटा, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा बार बार तुम्हारे मैसेजेस पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे कवर भी करना है, इधर भी ध्यान देना है। ओके, आप आंसर लेकिन करते रहो साथ साथ में। यार कितना मजा आता है यार, कुछ बच्चे मस्त कंटिन्यूसली आंसर करते मेरे बोलने के साथ साथ, यानी वो कितने अटेंटिव है यार। बट सब लोग नहीं करते यार ऐसा, सब लोग नहीं करते। बस 2, 5, 10, 12 ही स्टूडेंट है इतने में से कि जो कंटिन्यूसली आंसर करते हैं, बाकी लोग तो आंसर ही नहीं कर रहे। सो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री तो मैक्सिमम आंसर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री तो मिनिमम आंसर। ओके, सही है। लेकिन क्या ये 0 और 180 रहेगा कि कुछ भी रह सकता है यार दोनों के बीच में? जैसे जैसे 0 डिग्री रहता तो सबसे बड़ा आंसर आता, बट जैसे जैसे मैं दोनों के बीच में का एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो आंसर छोटा सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ा आंसर और ये सबसे छोटा आंसर है, मतलब उसके बीच में भी तो आंसर रह सकते हैं, उसके बीच में भी तो आंसर रह सकते हैं। मतलब ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री अगर एंगल करूंगा दो वेक्टर के बीच में, तो उनका दोनों का जो रिजल्टेंट है ए प्लस वेक्टर बी, उसके आंसर कहाँ से कहाँ तक रह सकते हैं? ये दोनों के जो रिजल्टेंट को ना मैं आर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रिजल्टेंट को आर बोलता हूँ। तो ये जो रिजल्टेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रह सकता है, मतलब सबसे छोटे वाले आंसर से बड़ा या उतना ही रह सकता है, या 7 से कम रह सकता है, लेस देन और इक्वल टू 7 रह सकता है, लेस देन इक्वल टू 7 रह सकता है। मतलब आर का जो आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है आर मिनिमम रह सकता है, और लेस देन और इक्वल टू जो है आर मैक्सिमम रह सकता है। मतलब ये ए और बी के सब्ट्रैक्शन जितना से ज्यादा या उतना रह सकता है, या फिर ये ए और प्लस बी के एडिशन के बराबर रह सकता है, या उससे कम रह सकता है। समझ में आया कि क्या लिखा मैंने?
मतलब ये आर का जो आंसर है ये आर मिनिमम से ज्यादा रह सकता है या आर मैक्सिमम से कम रह सकता है, इनके दोनों के बीच में रह सकता है, या फिर a माइनस बी से ज्यादा और a प्लस बी से छोटा, a माइनस बी से बड़ा और a प्लस बी से छोटा रह सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए, एडिशन के लिए। वेक्टर एडिशन जब करेंगे किसी दो वेक्टर की तो उसके लिए ये ट्रू है, ध्यान में रखना, ये ट्रू है, ये लिख के रखो, नोट मार के रखो अपने बुक में, कॉपी में नोट कर देना। अभी तो स्क्रीनशॉट निकालना है, बाद में आपको इसको फेयर कर करके भेजना है। मंडे से आपका फुल टू टाइम टेबल लगने वाला है, मंडे से आपका फुल टू टाइम टेबल लगने वाला है, जिसमें आपको जितना पढ़ा के हुआ है 2-3 दिन में उसके ऊपर के वर्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाएगा, होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइजेस मिलने शुरू हो जाएगी, और आपने जो फेयर किया कि नहीं उसके फोटो निकाल निकाल के आपको दिए गए नंबरों पे भेजना पड़ेगा। यानी आप घर में वर्क करने रहे कि नहीं कर रहे उसका पूरा सिस्टम लगने वाला है। कल है संडे, हमारी सब लोगों की, पूरा जितना स्टाफ है प्रिज्म का, पूरा 24 लोगों का, हमारी सबकी कल मीटिंग है, और उस मीटिंग में सारे वर्क डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं कि कौन किसका होमवर्क चेक करेगा, कौन से बच्चों का कौन चेक करेगा, कौन से बच्चों को एक्सरसाइज कौन भेजेगा, एक्सरसाइज की कि नहीं की, ध्यान कौन रखेगा, होमवर्क किया कि नहीं, कौन कैसा क्या करेगा। फुल टू जो है बोलते ऑनलाइन कोचिंग हम देने वाले हैं। एक नंबर आपको कोचिंग उसमें मिलेगा और सारी सर्विसेज प्रॉपरली मिलेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि अपन लाइव क्लास देख रहे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं और अपने को पढ़ाई करने को नहीं मिल रही, अच्छे से करके नहीं ले रहा भाई इंस्टीट्यूट, ऐसा लगेगा ही नहीं। आपको एकदम टाइट कर डालेंगे अपन मंडे से। ओके भैया, तो तैयार रहिए अच्छी पढ़ाई करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ओके चलो आगे चले, कुछ आगे चलते हैं। अब देखो, अब इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट चीजों में क्या आता है, देखो अब दो वेक्टर का एडिशन किस तरीके से किया जाता है, क्या किया जाता है, सब बता देता हूं। मान लो एक वेक्टर ये है बेटा, मतलब ये 4 न्यूटन, इस बॉडी पे दूसरा वेक्टर लग रहा है 3 न्यूटन। तो मैंने बोला आपको कि ये दोनों का 90 डिग्री अगर एंगल होगा, 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम वाला इफेक्ट आएगा। पाइथागोरस थ्योरम, अनेबल टू हियर मी, बेटा आवाज तो आ रही ना, सबको आ रही ना आवाज? नेट के पैकेजेस अच्छे वाले खरीदो, नेट के पैकेजेस अच्छे वाले खरीदो। अभी देखो पेट्रोल का पैसा बच रहा ना तुम्हारा, ट्रांसपोर्टेशन का। स्क्रीन व्हाइट हो गई। ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। ओके, ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है। ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इफेक्ट अगर निकालने को बोलते हैं, रिजल्टेंट इफेक्ट अगर निकालने को बोलते हैं, दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट इफेक्ट निकालने को अगर बोलते हैं, तो देखो कैसे निकाला जाता है। एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ। उस पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से दोनों का रिजल्ट कैसे निकालते, निकालने की तकलीफ क्या, मतलब यहाँ पे निकालने की तरकीब क्या होती है। ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है ना, उसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बना डालो। 4 न्यूटन का फोर्स है ना, उसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बना डालो। और ये 3 न्यूटन का फोर्स है, उसकी पैरेलल लाइन यहाँ पे बना डालो। ओके, 4 की पैरेलल लाइन यहाँ पे बना दो, 3 की पैरेलल लाइन यहाँ पे बना दो, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां से एक वेक्टर पास करो, और वो रहेगा इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट। मतलब देखिए 4 है और ये 3 है। सुनो यार, ध्यान से सुनो यार प्लीज, एक ही बार अच्छे से मतलब पढ़ना होता है। माइक पास में लू अभी, ठीक है क्या? माइक पास में लिया तो इतना ठीक है क्या? इतना ठीक है? इतना, हाँ। सो 4 है और ये 3 है, देख 4 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है, मतलब ये पक्का आपको मालूम है 5 होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखते हैं तो हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस तरीके से इस 4 और इस 3 का, इस 4 और इस 3 का क्या किया मैंने? पैरेललोग्राम बना दिया। इसकी पैरेलल यहाँ पे निकाली, 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 और फिर बाद में इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था उसमें एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, और ये ट्रायंगल कंप्लीटली तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर आपको मालूम होगा। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अगर एक्स स्क्वायर बोलता हूं तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलता हूं, तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू 5। ये तो अच्छे तरीके से आपको मालूम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो आपने 8, 9, 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मतलब ये तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 5 न्यूटन का हो गया। मतलब 4 और 3 का रिजल्ट कितना आया? 5 आया। मतलब देखो, इसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हैं आप, और इसको ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हैं। सुनो 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 सुनो, ये क्वेश्चन है भैया, नीट में मजाक नहीं कर रहा हो, कि रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में ट्रायंगल लॉ, ऑप्शन सी में बोथ। क्या लिखोगे? पैरेललोग्राम से भी आ गया
ट्रायंगल लॉ से भी आ गया, मतलब ट्रायंगल लॉ से मतलब क्या, तो ये 4, फिर बाद में ये 3, देखो ये 3 है, ये 3 है, मतलब ये 3 है, मतलब ये 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 3 इक्वल टू 5, ये ट्रायंगल लॉ। और ये पैरेललोग्राम यहां पे तैयार करके सारा हमने किया, इसको इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। अब इधर ध्यान देना, इस इतना जो मैंने छोटा सा हल्का फुल्का जो पढ़ाया उसके ऊपर से मैं कोई खास चीज पढ़ाने वाला, अभी तुमको इधर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको एक चीज ध्यान में आई क्या, अगर कोई भी एक ट्रायंगल में बना लेता हो, कैसा भी ट्रायंगल में बनाओ, ऐसा ए बी सी, ये ट्रायंगल में कितनी साइड है भैया, ट्रायंगल में 3 साइड होंगी। सर क्या पूछते हो, कुछ भी पूछते रहते हो। ट्रायंगल में 3 साइड है, ये ए बी वाली साइड, इसको मैंने एरो दे दिया। ये देखो बेटा बीसी वाली साइड, यानी इसको मैंने एरो दे दिया। मतलब अगर मेरे ट्रायंगल की ये 2 साइड है, 2 वेक्टर है, एक प्रकार के 2 साइड है, 2 वेक्टर है, ये 4 न्यूटन का वेक्टर, ये 3 न्यूटन का वेक्टर, यानी ट्रायंगल की 2 साइड है, मेरे 2 वेक्टर है, तो उन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है मेरी तीसरी साइड रहती है। ये है उसका कंक्लूजन, ये है उसकी ब्यूटी। ट्रायंगल की 2 साइड कौन सी, टेकन इन ऑर्डर। अब ये सर क्या क्या बोलते हो टेकन इन, अरे टेकन इन ऑर्डर मतलब एक के पीछे एक के हेड जहां पे खत्म होगा दूसरे का टेल वहां पे शुरू होगा। यार क्या बोल रहे सर, अरे भैया एक का हेड जहां पे खत्म होगा, एक का हेड जहां पे खत्म होगा, एक का हेड जहां पे खत्म होगा, दूसरे की टेल वहां पे शुरू होगी। मतलब कोई अगर ऐसा वेक्टर है ना, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। एक का हेड जहां पे खत्म होगा दूसरे की टेल वहां पे शुरू होगी। मतलब इस तरीके से अगर मैं वेक्टर को जोड़ते जाता हूं, मतलब ये देखो 1, ये 2, ये 3, यानी क्या कर रहा हूं मैं, इसकी हेड को दूसरे की टेल, इसके हेड को तीसरे की टेल, इसके हेड को चौथे की टेल, इसके हेड को और किसी वेक्टर की टेल, इसके हेड को किसी और की यहां पे ऐसे टेल, ऐसे बहुत सारे वेक्टर अगर मैं एक लाइन में जोड़ते जाता हूं, ऐसे 1 वेक्टर, 2nd वेक्टर, 3rd वेक्टर, 4th वेक्टर, 5th वेक्टर, 6th वेक्टर, तो पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट जहां पे अभी बात खत्म है, कितने वेक्टर मैंने जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर जोड़ दिए। मतलब इतने सारे वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया, तो इन सबका रिजल्टेंट निकालने आपको मतलब सुन के आश्चर्य हो जाएगा कि सर इतना आसान। तो 1 2 3 4 5 6 वेक्टर मैंने जोड़ दिए, इन सबका इफेक्ट बॉडी पे क्या आएगा भैया। देखिए एक बॉडी है, इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाया तो उधर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। एक बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा फोर्स और ऐसा फोर्स लगाया तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा फोर्स और ऐसा फोर्स लगाया तो उनका पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है, क्योंकि एंगल कितना दोनों के बीच में, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट आपको मालूम है कैसा था। ये लाइन यहाँ पे निकालनी पड़ती और ये लाइन यहाँ पे निकालनी पड़ती, फिर यहाँ पे ऐसी ज्वाइन करनी पड़ती, मतलब ये तुमका रिजल्टेंट हो गया। या इसको ये मिटा भी दो तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये जो है वो कितने वेक्टर का रिजल्टेंट है, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वो 2 वेक्टर और उनका तीसरा एक रिजल्टेंट, कितने बन गए टोटल मिला के 3 वेक्टर बन गए। 1 2 3 वेक्टर मिलके क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। 3 वेक्टर मिलके क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो अगर मान ले कोई बॉडी है और उस बॉडी पे अगर 1 2 और 3 एक साथ कितने वेक्टर ऐड हो रहे, यहां पे कितने एक्ट हो रहे थे वेक्टर, 1 और ये 2। अभी इस पे कितने एक्ट हो रहे, एक साथ 3 एक्ट हो रहे हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालने को बोलता है, अरे भैया ये 10 न्यूटन का वेक्टर है, ये 20 न्यूटन का वेक्टर है और ये 5 न्यूटन का वेक्टर है। इन तीनों का इफेक्ट इस बॉडी पे क्या आएगा, अगर वो निकालना है तो सिंपल क्या करना, पहले ये वेक्टर निकालना है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का वेक्टर निकाल दिया पहले, फिर उसके बाद ये 20 का निकाल दूंगा। ये जैसा था वैसा का वैसा लिखा मैंने। प्लीज मत बोलना सर टफ हो रहा है करके, आराम से पढ़ा रहा हूं। ये 10 न्यूटन का निकाल दिया, फिर ये 20 का निकालता हूं। देखो भाई ये ऐसा क्या, ऐसा ही निकालना, बट कहां से,
पहले का हेड जहां पे खत्म हो गया दूसरे की टेल वहां पे शुरू होगी। ये दूसरा, यहां पे पहले का हेड यहां पे खत्म होगा तो दूसरे की टेल वहां से शुरू करेंगे। ये ऐसा, ये कितना था 10 न्यूटन, ये कितना हो गया 20। अरे भैया 10 अगर इतना निकाला तो 20 इतना ही निकालना पड़ेगा ना। ये 10 अगर 5 सेंटीमीटर का निकाला तो ये 5 और 5 10 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा ना 20, क्योंकि इसका डबल है ना, ये इसका डबल ये है तो इसका डबल ये लाइन लेंथ डबल दिखनी चाहिए। तीसरा वेक्टर बताओ, कौन बताएगा कहां से निकालूंगा? तीसरा ऐसा है भैया, तीसरा ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो ये ऐसा ही लिखे हो, ऐसा ही लिखे हो, ऐसे ही लिखे हो, ऐसे ही लिखे हो। ये यहाँ पे आ गया तीसरा यहाँ पे, लेकिन ये ओनली 5 न्यूटन का है तो छोटा सा निकलेगा पिल्लू वेक्टर, छोटा सा निकलेगा। इसका भी आधा, इसका भी आधा, ये 5 न्यूटन निकाल दिए, निकाल दिए बेटा बराबर, 3 वेक्टर निकाल दिए। अब आपको इसके पहले पढ़ाया हुआ कुछ अगर समझ में आया है, कुछ अगर दिमाग की बत्ती जल रही है तो मान लो इसका नाम मैं रखता हूं ए से लेके बी, इसका रखता हूं बी से लेके सी, इसका रखता हूं सी से लेके डी। तो कौन बताएगा इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा रहेगा? तीनों का इफेक्ट, रिजल्टेंट, इफेक्टिव आंसर कैसा निकालूंगा? आपको अगर यहां से दिस प्लस दिस करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड लिखने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ये शुरुआत हुई थी यहां से, फिर यहां पे गए थे, मतलब ये आखिरी पॉइंट, इनको ज्वाइन करने से मिलता है रिजल्ट। तो यहां पर विद दिस प्लस दिस यानी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा ये ऐसा, ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। यानी 3 वेक्टर का रिजल्ट निकालना होगा तो क्या बनता है? 2 वेक्टर का रिजल्ट निकालना होगा तो ट्रायंगल बनता है, क्योंकि 2 वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकालना है और उनका एक रिजल्टेंट, यानी कितने वेक्टर का एक डायग्राम बन गया, 3 वेक्टर का ट्रायंगल बन गया। बट 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है 1 2 3, तो 3 वेक्टर और एक चौथा उनका रिजल्टेंट, यानी कितने बन गए टोटल मिलाकर? 4 साइड बन गई। और 4 साइड का क्या बनेगा? 4 साइड का बनेगा 1 2 3 4, इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बराबर है? या 4 साइड का कभी रेक्टेंगल बनेगा, कभी ट्रेपेजियम बनेगा। तो इस तरीके से ये 4 साइड वाला मतलब आपका यहां पर पॉलीगॉन बनेगा। 4 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या बनेगा बताओ? 4 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो बताओ क्या बनेगा? 4 वेक्टर प्लस उनका एक रिजल्टेंट, 5 साइड हो गई, यानी पॉलीगॉन कौन सा बनेगा? पेंटागन बनेगा, 5 साइड वाला पेंटागन बनेगा। समझ में आ रहा है? 5 वेक्टर अगर होंगे उनका रिजल्ट निकालना होगा तो 5 प्लस 1 यानी 6 यानी हेक्सागन बनेगा। समझ में आ रही बात है? बता रहा हूं, कुछ ज्यादा लोड मत लो, बट मालूम चाहिए सब क्या हो रहा है, मालूम चाहिए। इस तरीके से बेटा धीरे धीरे अपन आगे बढ़ने वाले हैं। सो अभी सुनो, अगर आपको ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है तो अब इधर प्लीज ध्यान दो। अब सुनो, अब इधर ध्यान दो। एक वेक्टर मान लो ऐसा है, दूसरा वेक्टर मान लो कुछ ऐसा है। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ओके? इनका रिजल्टेंट निकालना है। इनका क्या निकालना है? ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो सुनो, इधर मैं क्या कर रहा हूं, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है बेटा? बी है। कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार से मैं कुछ भी ले सकता हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही लेना चाहिए। मैं इवन चाहिए तो ऐसा भी ले सकता हूं कि वेक्टर है ऐसा, और वेक्टर भी चाहिए तो आपको ऐसा, ऐसा भी ले सकता हूं। ये वेक्टर है और वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट एक मैं कैसे निकालूंगा? वेक्टर है और वेक्टर बी का रिजल्टेंट कैसे? पढ़ने लायक है बेटा, पढ़ने लायक है। वेक्टर है ऐसा निकालूंगा मैं, ये वेक्टर ए मान लो ऐसा, ये इधर एरो देना पड़ेगा, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। अब ये इसकी टेल है, इसका हेड। अब वेक्टर भी कहां से शुरू करना है बताओ? क्या बताया था मैंने? पहले के हेड से दूसरे की टेल चालू होनी चाहिए। मतलब बताओ, वेक्टर बी मैं ऐसा वाला जो पकड़ूंगा और ये तुम्हारा जो ऐसा क्या ऐसा उसको खींचते हुए ऐसा क्या ऐसा, देख 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 देख, ये जो वेक्टर है ना तुम्हारा, ये ए वाला वेक्टर है, ये ए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। नॉट विजिबल, क्या प्रॉब्लम है? नॉट विजिबल, स्क्रीन नॉट विजिबल।
सबको नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? कि ओनली याना को नहीं दिख रही है? प्लीज कमेंट करो। ये वेक्टर ए को एज इट इज पैरेलल वेक्टर मैंने बनाया, देखो ये वेक्टर ए को एज इट इज पैरेलल वेक्टर मैंने बनाया। अब ये दूसरा बी वाला मुझे कहां से स्टार्ट करना है, किसको मालूम है बताओ? पहले का हेड जहां पे खत्म हुआ दूसरे का टेल वहां पे शुरू होना चाहिए। मतलब ये जो वेक्टर को मैं उठाऊंगा ऐसे और पहले वाले के हेड पे रख दूंगा ऐसे, यहां पे ऐसे, इसको ऐसे उठाऊंगा और ये इससे रखूंगा यहाँ पे। मतलब ये दूसरा तुम्हारा ऐसा आएगा, देखो ऐसा ऐसा आएगा दूसरा। मतलब ये ए और ये बी, मतलब ये वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्ट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? ट्रायंगल कंप्लीट करो, ए प्लस बी इक्वल टू सी। मतलब ये दोनों का रिजल्ट है, ए और बी का ये रिजल्टेंट हो गया। अभी किया ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये उनका दोनों का रिजल्टेंट ए प्लस बी, ये ए ये बी, तो ये ए प्लस बी। अभी प्रूव करा था ना मैंने, ट्रायंगल पूरा किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कौन हो गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कौन हो गया? ए प्लस बी। मतलब ये ए है और ये बी है, तो ये कौन हो गया? ए प्लस बी। मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैंने आंसर निकाला ए प्लस बी। सुनो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा। अब एक काम करो, ए प्लस बी का रिजल्टेंट ए प्लस बी ऐसा आया, ये रिजल्टेंट ध्यान में रखो। अब क्या करो, बी प्लस ए करके देखो। क्या करो? बी प्लस ए करके देखो। पहले बी ले लो बाद में ए ले लो। पहले भी मैंने क्या किया? ए प्लस बी, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब क्या करो, बी पहले ले लो बाद में ए ले लो, यानी बी पहले ले लो, ये बी, ये बी, ठीक है। मैं ऐसा बी लेता हूं यहां पे, बी, ये यहां पे लेता हूं बी, ओके। ये हो गया तुम्हारा बी, यहां पे लेता हूं बी। चलो सुनो, ये बी, पहले बी लिया इस बार मैंने, और अब लेना है ए। अब ले लो ए, ये हो गया तुम्हारा ए, सही है। पहले के हेड से दूसरे का टेल चालू होगा, ये हो गया तुम्हारा ए, समझ रहे ना? चलो ये हो गया तुम्हारा ए, ए, ये हो गया तुम्हारा ए। इस बार मैंने क्या किया? बी प्लस ए किया। क्या किया इस बार मैंने? बी प्लस ए किया। तो इनका रिजल्टेंट देखो इधर आएगा, इसको क्या बोलूंगा मैं? बी प्लस ए बोलूंगा। प्लीज यार समझना पड़ेगा यार, काम है इसका आगे, इसलिए इतना टाइम लगा के पढ़ा रहा हो। ए प्लस बी मतलब ये हो गया ए प्लस बी, ए के बाद बी मतलब ये हो गया ए प्लस बी, ए उसके बाद ये बी मतलब ये हो गया ए प्लस बी। स्टार्ट टू एंड, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। बाद में मैंने क्या किया? बी प्लस ए, यानी ये बी 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 प्लस ए, यानी बी प्लस ए। तो फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट ये हो गया बी प्लस ए। लेकिन भैया बेटा दोस्तों मेरे भाई लोग, क्या आपको नहीं लग रहा ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर सेम आया? देखो 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 देखो, मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम आई अगर देखा जाए तो। मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही आता है। यस दैट्स आई वांटेड टू से कि दो वेक्टर का ए प्लस बी करो, चाहे मतलब ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन? बी प्लस ए वाला है, ये बी प्लस ए वाला डायग्राम है और ये तुम्हारा ए प्लस बी वाला है। बट यहां से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए किया तो सेम ही आता है। मतलब कभी अगर कल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वेक्टर चैप्टर के अगर आप ए प्लस बी करते हो या बी प्लस ए भी करते हो तो आंसर सेम ही आने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। यानी वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। मतलब दो वेक्टर की एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स obey
कॉम्यूटेटिव लॉ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलो इतना स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे पढ़ाता हूं, इतना स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे पढ़ाता हूं। चलो इतना स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे पढ़ाता हूं। ओके डन। चलो अब आगे देख। सो ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कोई भी वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एनी टू वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ओबे कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं कोई भी दो वेक्टर, ठीक है ना। अब सुनो, इधर ध्यान दो। ओके ओके इधर ध्यान दो। विशाल दिस ये पिक करो तो फोन थोड़ा। अब इधर सुनो, ध्यान दो। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना बिल्कुल। ध्यान देना भैया, ध्यान देना भैया। सुनो 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 सुनो। अब अगर ये मान लो ये वेक्टर ए है और मान लो कि ये ऐसा एक वेक्टर बी है। ओके अब सुनो भैया, और मान लो एक ऐसा एक वेक्टर सी है। ऐसे तीन वेक्टर है भैया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ऐसे तीन वेक्टर है। अब इनका देखो मैं क्या करने वाला हूं। ओके अब इनका देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये वेक्टर ए को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वेक्टर ए को ड्रॉ कर रहा हूं। वेक्टर ए इतना, ओके बाद में वेक्टर बी को ड्रॉ कर रहा हूं उसके साथ, ये पैरेलल ऐसा पूरा ट्र, ये ऐसा से ट्र, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ओके ये वेक्टर बी हो गया। अब ये तुम्हारा है वेक्टर सी, ये वाला वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है, छोटा सा ही है, ये वेक्टर सी है। मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है। ओके अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, देखो क्या करने वाला हूं। इसमें मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट में लेके वेक्टर सी में जो उसमें ऐड करना है। वेक्टर ए प्लस बी करना है पहले मुझे, और बाद में उसमें वेक्टर सी ऐड करना है। पहले वेक्टर ए प्लस बी करना है, बाद में उसमें मुझे वेक्टर सी ऐड करना है। ओके तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले लेना है, पहले 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 पहले, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट किधर आएगा, ए प्लस बी, यानी फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, यानी ऐसा आएगा। मतलब ये क्या है बता, ये है तेरा ए प्लस बी का आंसर, ए प्लस बी का आंसर। ओके अब ये वेक्टर ए प्लस बी आ गया ब्रैकेट में, अब ये वेक्टर ए प्लस बी आ गया। सुनोगे ना ध्यान से, ध्यान दोगे ना बराबर, समझ रहे हो ना। देखो ये पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कुछ बच्चों को, इसलिए बहुत लोग तो छोड़ देते, इसको पढ़ाते ही नहीं है। बट क्यों छोड़े भैया, बता नहीं सकते ना कौन सा पार्ट के ऊपर कभी क्या क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, कोई बता सकता है क्या। काय को रिस्क लेने का, थोड़ा सा ध्यान अगर दे दिया, भले हो थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लम, लेकिन पढ़ लिया तो कोई मुश्किल है, कोई नुकसान है क्या अपना, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आप देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, मतलब ये तुम्हारा हो गया ए प्लस बी। अब उसमें सी ऐड करना है, मतलब ये ए प्लस बी में सी ऐड करना है, ए प्लस बी में सी ऐड करना है। तो ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ए प्लस बी और सी इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये ऐसा आएगा। ए प्लस बी और सी का रिजल्ट फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा, मतलब ये रिजल्ट में ग्रीन कलर से दिखाता हूं, ऐसा। तो बोलिए काय का आंसर है, ये काय का आंसर है, बोलो। ये आंसर है तुम्हारा ए प्लस बी पहले लेके उसमें सी ऐड करना है। तो ये तुम्हारा आया ए प्लस बी के साथ सी को ऐड करना है, उसको सी को ऐड करना। आ गया बेटा ये, चलो। सर समझा क्या रहे हो, लेकिन कहना क्या चाहते हो सर, कहना क्या चाहते हो, सब ठीक है बता तो, कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहता हो अभी बताओ, अभी बताओ। ये हो गया ऐसा। अब इधर देख, अब मुझे क्या करके देखना है ना, ए के साथ बी प्लस सी को ऐड करना है। पहले ए प्लस बी के साथ सी को ऐड किया, अब ए के साथ
बी प्लस सी को ऐड करना है, यानी बी प्लस सी का रिजल्टेंट बनाना है, उसमें ए ऐड करना है। पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी का रिजल्टेंट बना के उसमें सी ऐड किया। अब क्या करना है, बी प्लस सी का रिजल्ट बना के उसमें ए ऐड करना है। तो बी प्लस सी का रिजल्टेंट देख किधर आएगा, बी प्लस सी का रिजल्टेंट किधर आएगा, तो मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। ओके, ब्लू कलर से बी प्लस सी, बी प्लस सी पहले देखो कहां पर है, तो देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी का रिजल्ट आएगा ऐसा आएगा, सही है, ये ऐसा आएगा, ये तुम्हारा आएगा बी प्लस सी, सही है, बी प्लस सी। समझा क्या यार, बता, ये दोबारा तुम्हें नहीं आया, निकालते नहीं आया ना, मेरे जैसा निकालते नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा जैसा निकाल रहा हूं ना वैसा तुम्हें निकालते नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब समझाने के बाद जो कंक्लूजन मैं बताने वाला हूं, वो कंक्लूजन आपको मुझे पढ़ाना है, उसके लिए मैं सारी मशक्कत कर रहा हूं। बी प्लस सी, ये वाला है तुम्हारा बी प्लस सी, और ये बी प्लस सी है, और ये है तुम्हारा ए, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके देखो, ए प्लस बी प्लस सी करके, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताओ इसका आंसर किधर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट किधर आएगा। करो फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, बताओ कहां पे आता है, कहां पे आता है, ए प्लस बी प्लस सी, कहां पे आएगा इसका रिजल्ट। सुदीक्षा, याना, श्याम, स्माइली, चेतन, बताओ कहां पे आएगा, वहीं पे आएगा, अरे वहीं पे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट आएगा फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, मतलब ये ग्रीन वाला ही तो आएगा, मतलब ये जो ग्रीन वाला जो है उसी के ऊपर आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी भी वहीं पर ही आएगा। मतलब क्या प्रूव कर दिया बेटा मैंने, वहीं पे आएगा। अनुश्री सही है बेटा, ए प्लस बी के साथ सी ऐड करो, चाहे मतलब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये ए प्लस बी प्लस सी है, इनके साथ ये ऐड करो या इसके साथ ये ऐड करो, ए प्लस बी के साथ सी ऐड करो चाहे बी प्लस सी के साथ ए ऐड करो, आंसर सेम आता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब ये जो डायग्राम मैंने समझाई है, ये पूरा आपको नहीं करते आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो या फिर ओबे एसोसिएटिव लॉ स्टेटमेंट की तरह आता है ना यार एग्जाम में कभी कभी, इसलिए ये सब छोटे मोटे लाइंस अपने को पता रहने चाहिए। ठीक है, इतना लिख लो आप लोग पहले फटाक से, इतना लिख लो। ठीक है, चलो मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको समझा तो ये डायग्राम वायग्राम अपने नोट्स में बनाओ, नहीं तो ये तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए, और दिस इज इक्वल टू दिस होता है करके तुम्हें पता होना चाहिए, ये दिस इज इक्वल टू दिस होता है करके पता होना चाहिए, बस दैट इज माई मेन इंटेंशन, दैट इज माई मेन इंटेंशन। ठीक है, चलो अब आगे देखो, छोटी सी चीज पढ़ाता हूं, एक आगे देखो, छोटी सी चीज पढ़ा रहा हूं। हेलो, छोटी छोटी चीजें कवर करनी है, थोड़ी सी लेंदी है बेटा, इसमें बहुत ना आराम आराम से पढ़ाना पड़ता। एक बार मेरे सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ा के हो जाए, असली मजा इस चैप्टर में आती है जब इसके न्यूमेरिकल चालू होते हैं। न्यूमेरिकल चालू होने में बहुत मजा आती है, दनादन न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आती है। जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जब हो जाएगा ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, तब असली मजा आपको आने लगेंगी। तो अब देखो आगे जो मैं चीज पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपके XYZ कोऑर्डिनेट्स एंड प्लेन्स और XYZ कोऑर्डिनेट्स आपको समझना है क्या चीज है, तो वो अच्छे से आप इधर पहले तो ध्यान दो। प्लेन्स क्या होता है, XYZ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपको तो पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस बोलते हो आप इसको हमेशा, इसको मैं वाई एक्सिस लेता हूं और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है। ये सब क्या है पहले ध्यान दो। आप जहां पे जिस रूम में भी वीडियो देख रहे हो मेरे वाले,
आप अपना मोबाइल लेके जिस रूम में भी बैठे हो, समझो मान लो कि आप अपना मोबाइल लेके, आपको आपके सामने ऐसा मोबाइल होगा और ये मोबाइल लेके आप ऐसा बैठे हो, जिस रूम में भी बैठे हो थोड़ा सीधे बैठो, जैसे तिरछा बैठे होंगे रूम में, तिरछा मत बैठो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये तुम्हारी रूम है ऐसी, इधर रेक्टेंगुलर होंगी यार रूम, नहीं तो क्या होगी, स्क्वायर शेप की होगी, एकदम ऐसा डिजाइन बास तो घर बहुत ही कम लोग करते। सर नहीं, हमारे घर का ना ड्राइंग हॉल सर ऐसा है, एकदम ऐसा खतरनाक, या नहीं सर हमारे घर का ड्राइंग हॉल ना ऐसा है, या कोई बोलेगा नहीं सर हमारे घर का तो ड्राइंग हॉल सर कुछ ऐसे शेप का है, ऐसा बहुत ही कम होगा भी तो कोई टेंशन है, इधर ध्यान दो। सो मोस्टली ऐसे रेक्टेंगुलर रूम होंगी तुम्हारी जहां पे तुम बैठे होंगे पढ़ाई के लिए। अब मान लो कि तुम यहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठे हो, यहाँ पे ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, ये पढ़ाई के लिए बैठे हो, और ऐसा आप अपने आंखों के सामने ऐसा इमेजिन करो पूरे रूम को। अरे आप जहां पे भी बैठे हो सुनो, एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, नहीं तो इसमें ना रटा रटा पढ़ाने पर कुछ नहीं मिलता हाथ में, ऐसा दिख जाना चाहिए प्रॉब्लम, आंखें बंद की और हाँ इधर ये उधर ये उधर ये उधर ये। सुनो, इसलिए प्रैक्टिकल लेवल में जाके पढ़ो, थोड़ा मजा आएगा आपको। तो जहां पे भी आप बैठे हो, मान लो कि तुम्हारे सामने एक दीवार होगी, सीधा बैठो, सीधा, पीछे एक दीवार होगी तुम्हारे, लेफ्ट हैंड पे पूरी एक वॉल होगी घर में, राइट हैंड पे एक वॉल होगी। सबके घर में 4 दीवारें है ना, हॉल को ऐसे तो नहीं किसी के घर में 3 ही दीवारें बांध दिए और पैसे खत्म हो गए तो ये खुला ही छोड़ दिया, रेती गिट्टी सीमेंट का पैसा खर्चा ही नहीं कर पाया तो इसको खुला छोड़े, ऐसा तो होगा नहीं भैया, 4 दीवारें होंगी घर को। समझ आ रहे बात? ओके, दिख रहा है सबको? क्लियर क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, 4 दीवारें होगी ऐसी। तो आप जिस फ्लोर पे बैठे हो, फ्लोर यानी टाइल्स पे बैठे होंगे, या हो सकता है बेड पे बैठे होंगे, या बेड आपका जिस फ्लोर पे होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, नीचे का एक रेक्टेंगल। कितने रेक्टेंगल है आपके घर के, मतलब जो रूम है उसको देखो कितने रेक्टेंगल है, गिनो। एक नीचे का रेक्टेंगल, एक सीलिंग वाला ऊपर का रेक्टेंगल, एक लेफ्ट साइड का रेक्टेंगल, 3, एक राइट साइड का रेक्टेंगल, 4, 1 2 3 4, और एक सामने का और एक पीछे का, यानी कितने हो गए? 6। फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, 6 रेक्टेंगल। अब सुनो, जिस रूम में तुम बैठे हो, उस रूम का तुम्हारे राइट हैंड पे जो कॉर्नर होगा, फ्लोर के ऊपर का कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं। कॉर्नर मतलब मान लो कि तुम्हारी ये जो रूम है, ये तुम मान लो कि ये फ्लोर है तुम्हारे घर का, ये फ्लोर है ऐसा, इस फ्लोर पे ये जो फ्लोर है तुम्हारे घर का, रूम का, ये नीचे का, तो ये कॉर्नर होगा, एक ऐसा कोना देखो उधर नीचे का एक कोना होगा उस रूम का। वो कोना जो है ना उसको मान लो ओरिजिन, आज के बाद जब भी प्रॉब्लम करेंगे फटाक से रियलाइज करने का अपने घर की रूम, वो कोना मान लो ओरिजिन। उस कोने से, उस ओरिजिन से तुम्हारे पीछे जहां पे भी तुम बैठे होंगे, वो उसका राइट हैंड साइड का जो नीचे का जो कॉर्नर होगा, नीचे का कॉर्नर, वो ओरिजिन मान लो। और उस ओरिजिन से जो स्ट्रेट पीछे से तुम्हारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई होंगी पीछे से तुम्हारे, उसको मानो एक्स एक्सिस। ये होगी तुम्हारी एक्स एक्सिस, ऐसी वाली, ये ऐसी वाली। और उस कोने से सीधी वर्टिकली सामने की तरफ जो लाइन गई नीचे से फ्लोर पे, वो मानो वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये सीधी गई। सर ऐसी क्यों तिरछी दिखाई? हाँ भैया तिरछी दिखाऊंगा। अब यार देख, मुझे बता, एक टेबल है, टेबल का टॉप रेक्टेंगल का रहता है, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, टेबल का टॉप रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। लेकिन आप जब एक साइड से टेबल को देखते हो, जब टेबल को देखते हो, तो टेबल थोड़ा सा तुम्हें देखो ऐसा दिखता है, ऐसा टेबल ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? मतलब ऐसा दिखता है, मतलब देख, ये उसकी एक्स एक्सिस उस टेबल टॉप की और ये उसकी वाई एक्सिस, मतलब है ये 90 डिग्री एंगल, लेकिन अपने को दिखता नहीं क्यों 90 करके, है ये 90 डिग्री का एंगल। समझ रहे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? थोड़ी इमेजिन करो, थोड़े बड़े बच्चे बनो, छोटे नहीं रहे अभी तुम। तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी वाई एक्सिस ऐसी तिरछी दिखती है दिखने के लिए, है वो 90 डिग्री का एंगल। और टेबल के कॉर्नर पे अगर मान लो ये टेबल है, और टेबल के कॉर्नर पे अगर मान लो ये टेबल है, टेबल के कॉर्नर यहां पर अगर मैं एक पेन रख देता हूं, तो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस और ये तुम्हारी जेड एक्सिस। तो मान लो कि ये तुम्हारी कौन है? तो जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस का ज्ञान हो गया ठीक से, अंडरस्टूड? सो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारी वाई एक्सिस और ये तुम्हारी जेड एक्सिस। यानी जिस तुम फ्लोर पे अगर नीचे बैठ जाते हो टाइल्स पे,
नीचे टाइल्स पे अगर बैठ जाते हो आप, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनी हुई जो तुम्हारा फ्लोर है उस पर जब तुम बैठ जाते हो, तो ये जो पैरेलल लाइन देखो, मैं इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, इसको पैरेलल लाइन में यहाँ पे निकालूंगा, इसको पैरेलल लाइन में यहाँ पे निकालूंगा, और इसको पैरेलल लाइन में यहाँ पे निकालूंगा, इसको पैरेलल में यहाँ पे निकालूंगा। मतलब ये जो दिख रहा है ऐसा प्लेन नीचे का, उसे कौन सा प्लेन बोलते हैं? यानी आप लोग जब जमीन पे टाइल्स पे अगर बैठ जाते हो तो क्या बोलोगे आप? कौन से प्लेन में बैठे हो? बोलो, कौन से प्लेन में बैठे हो? अब ये मत बोलना यार कि एरोप्लेन में बैठे आप अगर टाइल्स पे घर में बैठ जाते हो नीचे जमीन पे, तो आप एक्स वाई प्लेन में बैठे हुए हो, क्योंकि वो रेक्टेंगल जो बना है वो कौन से एक्सिस से बना है? एक्स एक्सिस, वो कॉर्नर से निकली हुई हॉरिजॉन्टल लाइन और वो कॉर्नर से निकली हुई वर्टिकल लाइन का ऐसा एक्स वाई प्लेन बनता है। मतलब कॉर्नर से निकली हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉर्नर से निकली हुई वर्टिकल लाइन, इसकी हॉरिजॉन्टल मतलब ये एक्स एक्सिस है, मतलब ये भी एक्स एक्सिस ही एक प्रकार की पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसको पैरेलल ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल वाई वाली लाइन। तो ये एक्स वाई प्लेन में तुम बैठे हो। कौन से प्लेन में बैठे हो तुम? एक्स वाई प्लेन में बैठे हो। अगर तुम जमीन पे बैठ जाते हो तो कौन से प्लेन में बैठे हो? एक्स वाई प्लेन में बैठे हो भैया। अच्छा, अब इधर प्लीज ध्यान, इधर प्लीज ध्यान। अगर मान लो तुम्हारे घर में जो टाइल्स है वो एक्स वाई प्लेन है, तो सीलिंग बोलो कौन सा प्लेन है? सीलिंग तुम्हारा जिसपे तुम फैन लगाते हो, वो सीलिंग कौन सा प्लेन है? कौन बताएगा? अगर तुम्हारी फ्लोर या टाइल्स एक्स वाई प्लेन है तो सीलिंग कौन सा प्लेन है? रूफ कौन सा प्लेन है? जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो, जल्दी टाइप करो। बोलो सीलिंग कौन सा प्लेन है? सीलिंग कौन सा प्लेन है? एक्स वाई वाई जेड की एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड की एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड की एक्स जेड, तीन में से क्या सीलिंग कौन सा प्लेन है? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये फ्लोर अगर एक्स वाई प्लेन है तो सीलिंग भी तो एक्स वाई प्लेन ही है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये सीलिंग भी एज इट इज एक्स वाई प्लेन ही है। देखो एक्स वाई प्लेन ही है, ये देखो एक्स वाई, तो ये भी एक्स वाई, क्योंकि देखो ये वाई और ये एक्स फिर से उसको पैरेलली है ना, तो वो भी एक्स वाई प्लेन होता है, सीलिंग भी एक्स वाई प्लेन होता है। अच्छा भैया, तुम जिस रूम में बैठे हो उसके तुम्हारे लेफ्ट हैंड पे जो दीवार है इसी वर्टिकल वाली वॉल, वो वॉल कौन सा प्लेन होगी? या तुम्हारे राइट हैंड पे जो वॉल है, ये राइट हैंड पे जो वॉल है पूरी ऐसी वर्टिकल, वो वॉल कौन सा प्लेन होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा वॉल कौन सा प्लेन होगी? एक तो लेफ्ट हैंड की वॉल, अभी तुमने जहां पे जो एजम्पशन की है वो वॉल सामने रखते हो आंखों के सामने, इधर की लेफ्ट साइड की वॉल या फिर राइट साइड की वॉल तुम्हारी कौन सा प्लेन होगी? कौन से दो एक्सिस का यूज करके बने हुए रेक्टेंगल है वो दोनों वॉल? कौन से दो? यस अश्मित करेक्ट, चेतन करेक्ट, आदित्य तूने गलत कर दिया, अनुश्री तूने गलत कर दिया, मोहित यस, मृणाली सही है, हर्ष सही है, बहुत बढ़िया। अरे वाई जेड प्लेन होगा यार, सुन ले भैया ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, और अगर मान ली ये जेड एक्सिस है ऊपर की, ये जेड एक्सिस, तो ये जो दीवार है इधर की जो दीवार है वो क्या है? देखो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये तुम्हारी वाई जेड प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, यानी वाई जेड प्लेन होगा। मतलब अगर मान लो कि मैं अगर इसकी बात करता हूं ये साइड की दीवार की, तो ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा जो है ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। देखो ये y और ये z यानी वाई जेड प्लेन है, ओके। और तुम जहां पे बैठे हो, अगर ये साइड की वाई जेड प्लेन है तो ये भी तो वाई जेड प्लेन ही होगी, इधर की वाई जेड तो इधर की वाई जेड। तुम्हारे जहां पे बैठे उसके सामने की दीवार जो फ्रंट टू फ्रंट तुम्हारे या बैक साइड की जो दीवार है वो कौन सा प्लेन है? बैक वाला ही ले लो, आसान पड़ेगा, बैक वाला ले लो। ये पीछे की दीवार मेरे पीछे जो है वो कौन सी प्लेन है? कौन सा प्लेन है? तो मेरे पीछे जो दीवार है वो रेक्टेंगल है ऐसा वाला, तो वो कैसे बना हुआ आप देखो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यानी एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस से बना हुआ है पीछे की दीवार तुम्हारे, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। सही बात है बेटा, सबने करेक्ट आंसर दिया। ये वाई सॉरी ये जेड और ये एक्स, यानी ये एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। मतलब मान लो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, इसकी ये एक्स एक्सिस और ये जेड, मतलब ये जो दीवार बनेगी यहाँ पे ऐसी, ये तुम्हारी जो है ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है।
तो इस तरीके से बन गई पूरी रूम। इस पूरे रूम को ना मैं क्यूब से दिखाता हूं, क्यूब से, देखो क्यूब से दिखाता हूं। मान ले कि मैंने ऐसा क्यूब निकाल लिया, क्यूब ये ऐसा क्यूब निकालने का आसान तरीका है क्या, दो रेक्टेंगल निकालना, दो रेक्टेंगल निकालना, दो रेक्टेंगल निकाल के ज्वाइन कर देना बेटा, ऐसे दो रेक्टेंगल निकालना और इनको ना ज्वाइन कर देना, खुपच 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 खुपच, ये बन गया तुम्हारा क्यूब, ये बन गया बहुत आसानी से तुम्हारा क्यूब। अब इस क्यूब में देखो, इसको मैं बनाता हूं एक्स एक्सिस, जैसे कि फिर से आपको, इसको बनाता हूं मैं वाई एक्सिस और इसको बनाता हूं मैं जेड एक्सिस। सो देखो इस क्यूब में ये एक्स वाई प्लेन है, देखो ये वाला एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्स वाला एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, समझ रहे हैं बात को। अब ये वाला क्या है, देखो ये जेड और एक्स, सॉरी जेड और वाई, जेड और वाई से बना हुआ ये वाई जेड प्लेन होगा, ये वाई जेड प्लेन होगा, ये तुम्हारा ये रेड वाला तुम्हारा वाई जेड प्लेन होगा, और ये जो तुम्हारा ब्लैक वाला जो है ये तुम्हारा होगा एक्स और वाई, मतलब ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन होगा। ओके, और जो पीछे की तरफ दिख रहा है, ये पीछे की तरफ वो है तुम्हारा जेड और एक्स का कॉम्बिनेशन, मतलब ये तुम्हारा होगा क्या, तो ये तुम्हारा होगा एक्स जेड प्लेन होगा तुम्हारा। इस तरीके से अलग अलग प्लेन आपके दिमाग में आने चाहिए जब न्यूमेरिकल्स आएंगे। हाँ भैया पॉइंट कहाँ पे दिया, एक्स जेड प्लेन पे दिया, हाँ भैया पॉइंट कहाँ पे दिया, वाई जेड प्लेन पे दिया, हाँ भैया पॉइंट कहाँ पे दिया, अरे एक्स वाई प्लेन पे दिया, ये दिखना चाहिए बेटा, तो प्रॉब्लम जल्दी गेन हो जाएगा, समझ में आ जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, इसमें ये बोला है क्या, वहां से लाइन यहाँ पे जा रही है क्या, वहां से वो प्लेन में जा रही है। थोड़ा सा 3D व्यूज का इमेजिनेशन होना चाहिए, तब सही मायने में आपको ये वेक्टर चैप्टर पढ़ने में मजा आएंगी। ओनली फार्मूला से आपको ना जिंदगी समझाना, क्यों ऐड करते हैं सर, क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सर, हाँ बुक में था इसलिए हमने किया भैया, समझा कुछ नहीं। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन हर चीज को समझ समझ के आगे चलेंगे। ओके, तो चलो भैया अपन बाकी की क्लास हम कल लेते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री के लेक्चर रहेंगी। कल संडे को हमारी बिग मीटिंग है, मेगा मीटिंग है, सारे फैकल्टीज एंड टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की, प्रिंसिपल मैम की, हमारी सबकी। उसमें हमारी स्ट्रैटेजी तय होने वाली कि मंडे से हम इस प्रोग्राम को कैसा सुपर हिट इंप्लीमेंट करेंगे, यानी बच्चों को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसा दे, प्रॉम्प्ट कैसा दे, बिल्कुल कट टू कट किस तरीके से होमवर्क चेक किया जाए, कैसे दिया जाए, सारा कंट्रोल कैसा रहे, तुम्हारे लिए बेटा कर रहे हैं। कल के दिन हमें छोड़ दो, कल मैं पूरा ऑफ देने वाला हूँ। हो सकता है आगे के संडे सैटरडे में ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, लेकिन इस बार पक्का ऑफ है और मोस्टली संडे को अपन ऑफ रखने की कोशिश करते हैं, एक दिन आराम भी चाहिए दिमाग को। बेटा आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, समझ में आ रही बातें, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? देखो यार शुरुआत में मुझे आराम से तुम्हें नर्चर करना है बेटा, धीरे धीरे नर्चर करना है बेटा। आप बोलोगे सर इतना सा ही पढ़ा के हो गया हमारा 1 घंटे में, लेकिन बेटा पहले शुरुआत में धीरे धीरे नर्चर करेंगे ना, बाद में तुम ही होशियार हो जाओगे, बोलेंगे सर फटाफट लो, बोर मत करो, इतना आराम से नहीं पढ़ाओ सर, हमें समझ में आ रहा, फटाफट लो सर। तब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, बस मजा आने लगेगी तब, और न्यूमेरिकल चालू होंगे तब और मजा आएंगे, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल बनाऊंगा। केमिस्ट्री का लेक्चर ध्यान से करते रहो, आपको मजा आएंगी, बहुत मजा आएंगी। मैथ्स की लेक्चर ध्यान से करते रहो, मैथ्स के लेक्चर में कल थोड़ी ऑनलाइन प्रॉब्लम हुई थी, टेक्निकल इशू आया था बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, होते रहता अभी ऑनलाइन में, इतना तो सहन आपको धीरे थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल क्लास में इसमें बहुत फर्क है बेटा। सो मैथ्स आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छे से करते रहो, बढ़िया तरीके से करते रहो, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, मैं गारंटी, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। लोग क्यों करते क्या करते समझ नहीं पाएंगे, आप प्रैक्टिकली सोच समझ के कर पाओगे जो भी करोगे यहाँ पे मैथ्स की टीचिंग में। केमिस्ट्री तो आपको बहुत, मैं कितनी बार आपको तारीफ करूं, केमिस्ट्री भी आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा। बायोलॉजी का लेक्चर आराम से चलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी की एक भी चीज छूटेगी नहीं। आप जिस बुक को भी खोलोगे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको आने लगेंगे, ये मैं पिछली 12वीं की बैच के साथ देख रहा हूं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, पूरा करवाएंगे आपका। एंड प्लीज don't forget to convey my message, my videos to your friends, please convey हमारे फैकल्टीज के वीडियो आप अपने दोस्तों में दीजिए, उन्हें अवेयर कराइए, उन्हें मतलब ये मत रखिए कि वो उनको पता ही नहीं, अनअवेयर मत रखिए, उन तक भेजिए, और आप खुद फ़ोन लगाइए, क्योंकि आपके दोस्त आपका ज़्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू अस। ओके, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं, आप अपने टाइम